हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई संरचना के बारे में जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि केंद्रक वास्तव में होता क्या है, ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिकाओं में इसका स्थान क्या होता है। ठीक है, तो केंद्रक जो होता है यह केवल आपको यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यानी कि जो सुकेंद्रीय कोशिका होती है, उनके जीव द्रव्य में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। केंद्रक एक गोलाकार संरचना होता है। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो उसके जीव द्रव्य में जो गोलाकार संरचना हमें दिखाई देती है उसे ही हम लोग केंद्र कहते हैं। और केंद्र की जो खोज है सबसे पहले सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, केंद्र की खोज जो है सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले केंद्रक को क्या किया था, डिस्कवर किया था। सबसे पहले केंद्रक को देखा था और खोजा था और इसकी संरचना और कार्यों के बारे में बताया था। तो आइए अब हम लोग यह देखते हैं कि केंद्रक वास्तव में यह कोशिका के अंतर्गत इसका कार्य क्या होता है, यह कोशिका के अंतर्गत क्या कार्य करता है और इसकी संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी संरचना जानते हैं। ठीक है, तो संरचना में हम लोग बात करते हैं। संरचना जिसे हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं किसकी, केंद्रक की। तो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से यूकैरियोटिक कोशिका के जीव द्रव्य में देखते हैं तो हमें जो गोलाकार संरचना दिखाई देती है उसे ही हम लोग केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक की जो खोज है सर्वप्रथम सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और केंद्रक जो होता है इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसको बनाने में निम्नलिखित संरचनाएं भाग लेती हैं, जिसमें हम देखेंगे कि केंद्रक की चारों तरफ आपको ये जो आवरण दिखाई दे रही है, ये केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण दिखाई दे रही है इसे हम लोग केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, तो पहली संरचना होगी केंद्रक कला। केंद्रक कला जिसे हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो केंद्रक कला, केंद्रक कला जो केंद्रक को चारों तरफ से कवर करके रखी है, केंद्रक को चारों तरफ से ढक कर रखी है। तो जो मेम्ब्रेन यानी कि जो कला होती है उसे ही हम लोग केंद्रक कला कहते हैं। और केंद्रक कला की जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है, वो अर्धपारगम्य होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ आसानी से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आ जा सकता है। ठीक है, तो केंद्रक कला का जो नेचर होता है वो क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है। ठीक है, और केंद्रक कला को बनाने में प्रोटीन और वसा भाग लेते हैं। और केंद्रक कला जो होती है यह केंद्रक को चारों तरफ से कवर करती है और प्लस इसको क्या करती है, एक डेफिनिट शेप यानी कि एक निश्चित आकार देने में भी मदद करती है। केंद्रक कला केंद्रक को एक निश्चित आकार देने में भी क्या है, सहायक होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले संरचना के बारे में। जब हम केंद्रक के अंदर देखेंगे, जब हम केंद्रक के अंदर देखते हैं तो हमें जो भी जटिल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसके अंदर जो बंद होती हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर जो प्रोटीन से बना हुआ जो भी जेली सब्सटेंस है, जेली पदार्थ जो दिखाई देता है उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। और हम लोग क्या देखें, केंद्रक कला देखें। दूसरा केंद्रक द्रव्य होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, प्लाज्म। तो केंद्रक द्रव्य यानी कि जो टोटल ओवरऑल जो संरचना जिसके अंतर्गत बंद दिखाई दे रही है, उन सभी संरचनाओं को एक साथ, जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन से बना होता है, उन सभी संरचनाओं को जब हम एक साथ संगठित करते हैं तो उन सभी संरचनाओं को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केंद्रक द्रव्य में आपको कुछ धागे नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही होगी जो चारों तरफ से क्या है, क्वाइलिंग की है। इस धागे रूपी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन धागे यानी कि क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तीसरी जो संरचना है आपको
क्रोमैटिन क्रोमैटिन क्या होती है? धागे, जिसे क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं। ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं ना, वास्तव में ये होते क्या है? ये क्रोमैटिन धागे जो है ये वास्तव में डीएनए का ही एक रूप होता है, डीएनए होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इसमें भाग लेते हैं क्रोमैटिन धागे के अंतर्गत। तो आगे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि वास्तव में ये केंद्रक जो है कोशिका के अंतर्गत क्या कार्य करता है। हम लोग ने संरचना देख लिया कि केंद्रक को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो केंद्रक के चारों तरफ एक पतली आवरण दिखाई देती है, जिसे हम लोग केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला जो होती है यह प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है, जिसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती है, और यह केंद्रक को एक निश्चित आकार देने में भी क्या करती है? मदद करती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य एक ऐसा संरचना होता है कि जब हम केंद्रक कला के अंदर देखेंगे तो प्रोटीन से बना हुआ जो भी तरल पदार्थ, जो भी जेली पदार्थ दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत सभी संरचनाएं मौजूद होती है, उन सभी संरचनाओं को हम लोग एक साथ क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। और केंद्रक द्रव्य को बनाने में क्या क्या कंपोनेंट होगा? और केंद्रक द्रव्य को बनाने में प्रोटीन के कण भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि केंद्रक द्रव्य में आपको कुछ धागे रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। उन धागे रूपी संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और क्रोमैटिन फाइबर वास्तव में होता क्या है? यह एक प्रकार का न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भाग लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन किसका रूप होता है? हिस्टोन प्रोटीन का एक पार्ट होता है। वो क्या करते हैं? दोनों संगठित होकर क्रोमैटिन धागे यानी क्रोमैटिन फाइबर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके बाद आपको सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक केंद्रिका दिख रही है। केंद्रिका जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये केंद्रिका क्या होती है? बिल्कुल केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत क्या होगी? मौजूद होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत डीएनए और आरएनए के कुछ पिगमेंट, डीएनए और आरएनए के कुछ अंश पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? केंद्रिका के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये केंद्रक का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये केंद्रक का जो कार्य होता है, आपको पता है कि केंद्रक जो है केवल यूकैरियोटिक यानी कि जो विकसित कोशिकाएं होती है ना, उसके अंतर्गत पाया जाता है। केंद्रक का कार्य होता है कि कोशिका के अंतर्गत चलने वाली संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। यानी कि केंद्रक का कार्य होता है कोशिका के अंतर्गत चलने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं पर क्या करना? नियंत्रण रखना। यानी कि केंद्रक जो है या कोशिका रूपी कारखाने में चलने वाली जितने भी क्या है संरचनाएं कार्य चलती रहती है ना, उन सभी संरचनाओं के कार्यों पर क्या करता है? ये नियंत्रण रखता है। कौन? केंद्रक। ठीक है, इसलिए हम लोग केंद्रक को कोशिका का क्या मानते हैं? हार्ट मानते हैं। क्या मानेंगे? हार्ट। यानी कि यह केंद्रक जो होता है कोशिका रूपी कारखाने क्या होगा? हार्ट। ठीक है, हार्ट या इसे हम लोग ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ब्रेन का हम लोग कह सकते हैं, ब्रेन हो सकता है। कोशिका का ये क्या हो जाएगा? ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क होता है। ये ब्रेन होता है, क्योंकि आपको पता है ब्रेन जो होता है ना ओवरऑल बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखा रहता है। वैसे ही सेम यह कोशिका के अंतर्गत जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक कोशिका के अंतर्गत संपूर्ण क्रियाओं पर क्या करेगा? नियंत्रण रखता है। और संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखने के कारण इसे हम लोग कोशिका का क्या कहेंगे? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं इसमें क्रोमैटिन धागे के बारे में। ठीक है, क्रोमैटिन धागे वास्तव में क्रोमैटिन धागे होते क्या है? इनका रोल क्या होता है केंद्र के अंतर्गत? ठीक, ये बने किसके होते हैं? तो आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे क्रोमैटिन धागे। आई होप आप लोग को ये जो बातें बताई गई हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या होगा? क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिन धागे आपको पता है कि केंद्रक द्रव्य में जो धागे रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, उन धागे रूपी संरचनाओं को हम लोग क्रोमैटिन धागे कहते हैं। और हम आपको बताए हैं कि क्रोमैटिन धागे जो होते हैं यह न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
यानी कि क्रोमेटिन धागे को बनाने के लिए कौन कौन से न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, यानी कि इसमें क्या क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्लस क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन। और इन्हीं दोनों पदार्थों को एक साथ हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्रोमेटिन धागे हैं इनको बनाने में न्यूक्लियो प्रोटीन भाग लेते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन। और आपको मैं बता दूं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। आगे बात हम लोग करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, जिसमें फर्स्ट होता है जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, डीएनए, और सेकेंड जो होता है आरएनए। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक क्या एसिड, ठीक है, ये डीएनए का पूरा नाम है। और आरएनए को हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार आप देखे हैं कि जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है डीएनए, दूसरा आरएनए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, केंद्रक में ही होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, दूसरा पॉइंट इसमें, हिस्टोन प्रोटीन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है यह नियर अबाउट कितना होता है, लगभग 5 प्रकार का होता है, जिसमें H1, H2A, H2B, H3 एवं H4। तो आप देख सकते हैं H1, H2A, H2B, H3 और H4, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है नियर अबाउट कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, जिसमें H1 है, H2A है, H2B और H3 एवं H4, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन के अंतर्गत देखे हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, जिसमें डीएनए हम लोग देखे हैं जिससे हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, दूसरा जो है आरएनए होता है जिसे हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इसमें हम लोग सेकेंड देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का, लगभग 5 प्रकार का, H1, H2A, H3 और H4, ठीक है। अब हम लोग अगले लेवल पे बात करते हैं। नेक्स्ट ये बात करेंगे कि ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वास्तव में इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। क्रोमेटिन धागे वास्तव में बनते कैसे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्रोमेटिन धागे के बारे में। तो क्रोमेटिन धागे की संरचना पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक बार पुनः रिविजन करा दूं कि ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, ये क्रोमेटिन धागों को बनाने में कौन कौन से पदार्थ भाग लेंगे, न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं, जिन्हें हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड इसमें जो होता है वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, डीएनए जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए जिसे हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी आपको जीव द्रव्य में देखने को मिलेगा। ये हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का होगा, लगभग 5 प्रकार, H1, H2A, H2B, H3 एवं H4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रोमेटिन की संरचना, ठीक है, ये क्रोमेटिन बनता कैसे है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। क्रोमेटिन की
संरचना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। ओके, तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, क्रोमैटिन की संरचना के बारे में। इसमें हम आप लोग बता दें कि जो क्रोमैटिन धागे होता है, हम आपको बताए हैं कि क्रोमैटिन धागों को बनाने में न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं, जिन्हें हम लोग संयुक्त रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और हम आगे बताए हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें एक डीएनए होता है जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा होता है आरएनए जिसे हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो क्रोमैटिन धागे में ये जो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, इनमें से केवल डीएनए भाग लेता है। क्रोमैटिन धागों को बनाने में जो न्यूक्लिक एसिड का जो डीएनए होता है ना, वही केवल भाग लेगा किसको बनाने में, क्रोमैटिन फाइबर को बनाने में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमैटिन की संरचना में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर में। तो देखिए, ये हम लोग यह देखेंगे क्रोमैटिन बनता कैसे है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग यह समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टामर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टामर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टामर। ठीक है, ऑक्टामर की उत्पत्ति, ऑक्टामर की उत्पत्ति हम लोग ये पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। क्रोमैटिन फाइबर को बनाने में जो पहला स्टेप होता है, वो पहला चरण हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टामर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑक्टामर क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग पिछले अभी हम लोग जिक्र किए हैं किसका, थोड़ी देर पहले हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात किए थे कि हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का, लगभग 5 प्रकार का, H1, H2A, H2B, H3 एवं H4। तो ऑक्टामर जो बनता है, ऑक्टामर उसको हिस्टोन प्रोटीन ही बनाते हैं। कैसे, देखिए, H1 हिस्टोन प्रोटीन हो गया, H1, दूसरा H2A, H2B और H3 एवं H4। ये आपको 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आपको हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं। इसमें से ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1 को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, H2A, H2B, H3 एवं H4, यही आगे चलकर किसकी निर्माण करेंगे, ऑक्टामर की। तो वास्तव में ऑक्टामर बनता कैसे, तो आइए देखते हैं। H2A, H2B, H3 एवं H4, ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ना, दो दो की संख्या मिलकर, ठीक है, मान लीजिए 2 क्या हो गया, H2A हो गया, 2 H2B, और 2 किसकी संख्या, H3, और 2 क्या हो गया, H4। तो ये एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, दो दो की संख्या मिलकर। फिर से समझ लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन में जो इसका 5 प्रकार होता है, तो 5 प्रकार में हम लोग एक को छोड़कर अन्य जो 4 देख रहे हैं ना, H2A, H2B, H3 एवं H4, ये चारों हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं दो दो की संख्या में मिलकर एक गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो दो की संख्या मिलकर क्या करेंगे, एक गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं, और उस संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है, ऑक्टामर। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे ऑक्टामर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, कई ऑक्टामरों की संख्या बढ़ा लेते हैं। से हम लोग ऑक्टामर दिखाते रहे हैं।
हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे क्रोमेटिन की संरचना कैसे बनती है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ आक्टामर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आक्टामर कैसे बना है। तो हम आपको बताएं कि आक्टामर को बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन में जो 4 हिस्टोन प्रोटीन केवल होते हैं ना, वही भाग लेते हैं H1 को छोड़कर। अन्य जो है 4 हिस्टोन प्रोटीन वही 2-2 की संख्या में मिलकर एक गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग आक्टामर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को आक्टामर की संरचना दिख रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो आक्टामर बन जाता है ना, तो ये आक्टामर का जो अपना क्या बोलते हैं, इसका मोटाई देखें तो ये आक्टामर की जो मोटाई होती है ना, ये लगभग कितना होता है? 2 nm। ठीक है, 2 nm होता है। 2 nm आक्टामर की क्या होगी? मोटाई होती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगला। आपको पता है कि डीएनए जो होता है कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है, धागे नुमा होता है। इसमें डायरेक्शन हम ले रहे हैं 5th to 3rd। ठीक है, ये डीएनए क्या होता है? एक धागे रूपी संरचना होता है। अब ये डीएनए धागे रूपी क्यों होता है, ये बनता कैसे है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रोमेटिन फाइबर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रोमेटिन फाइबर के बारे में पढ़ लें। तो ये आक्टामर जो बना है, तो आक्टामर का हम बताएं कि मोटाई कितना होगा? 2 nm होता है। और ये जो डीएनए होता है ना धागे रूपी, ये डीएनए जो होता है, ये धागे रूपी क्या करता है डीएनए कि इस आक्टामर के ऊपर आके क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, ऐसे चारों तरफ से क्या करता है? इसको कवर करता है। ठीक है, ऐसे क्या करेगा? कवर करता जाएगा। और एक बात याद रखिए, जब ये जो डीएनए है, ये आक्टामर को जब 2 बार ओवरलैप करेगा, कितनी बार? अगर 2 बार उसको ओवरलैप करता है, 2 बार लपेटता है, तो ये जो संरचना बन रही है ना, यानी कि जब डीएनए आक्टामर को 2 बार ओवरलैप करता है, तो इस संरचना को, तो बनने वाली संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण कब हुआ? जब डीएनए आक्टामर को क्या करता है? क्या करेगा? ओवरलैप करता है। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत नोट कर लिए हैं, इसके लिए सॉरी। ये जो 10 nm होता है, ठीक है, ये जो है 10 nm होगा, 10 nm, 10 nm होता है। ठीक है, यानी कि सॉरी फॉर डैट, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो आक्टामर का जो क्या होता है, मोटाई होता है, वो 10 nm होता है, और डीएनए का कितना होता है? 2 nm। ठीक है, 2 nm होता है डीएनए का। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आगे देखिए, जब 2 nm का डीएनए 10 nm के बने आक्टामर क्या करता है? 2 बार ओवरलैप करता है, 2 बार कवर करता है। तो ये जो संरचना बनती है, इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जब एक न्यूक्लियोसोम बन जाता है, तो अगले आक्टामर क्या करेगा? उसको ओवरलैप करता है, तो दूसरे न्यूक्लियोसोम बन जाता है। फिर ऐसे ही क्या करता है? कई मतलब कई न्यूक्लियोसोम का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये जो पूरी संरचना जो बनती है ना, इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम मॉडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन फाइबर। तो इस प्रकार आपको क्रोमैटिन फाइबर की एक कंप्लीट संरचना बनकर तैयार हो चुकी है। और ये क्रोमैटिन फाइबर जो होता है ना, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम मॉडल बना है ना, इसी को हम लोग क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होगी? लगभग 11 nm होता है, 11 nm होगा। ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर की जो मोटाई हो कितनी होती है? 11 nm। तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर कैसे बनकर कंप्लीट हुआ है। तो आपको हम बता दूं कि जो क्रोमैटिन फाइबर जो है, क्रोमैटिन फाइबर को बनाने के लिए हम बताए हैं कि इसमें न्यूक्लिक एसिड और क्या भाग लेते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो हम बताएं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, उसमें से केवल डीएनए ही भाग लेगा। और डीएनए का मोटाई कितना होगा? लगभग 2 nm, यानी कि 2 nm होता है।
और डीएनए एक धागे रूपी संरचना होता है, ठीक है। तो हम क्रोमेटिन फाइबर बनाने से पहले इसमें हम फर्स्ट स्टेप आपको बताए हैं कि आपको इसमें एक फॉर्मेशन अब क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेमर को बनाना पड़ेगा। और ऑक्टेमर बनता किससे है, हिस्टोन प्रोटीन से। और हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के, लगभग 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार में हम बताए हैं कि जो केवल 4 प्रकार होता है, यानी कि H1 को छोड़कर अन्य जो 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, वो चारों हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, दो दो की संख्या में मिलकर एक गोलाकार संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग ऑक्टेमर कहते हैं। और इस ऑक्टेमर की मोटाई कितनी होगी, लगभग 10 एनएम होता है, यानी 10 एनएम होता है। और ऐसे ही क्या करता है वो, कई ऑक्टेमर का क्या करेगा, निर्माण कर लेता है। जब कई ऑक्टेमर क्या होते हैं, बन जाते हैं, तो उस समय 2 एनएम का डीएनए क्या करता है, इस ऑक्टेमर को आकर क्या करेगा, ओवरलैप करता है, इसको चारों तरफ से लपेटने का कार्य करता है। और हम बताए हैं कि जब 2 एनएम का, जो 2 एनएम का डीएनए है, ऑक्टेमर को कितनी बार ओवरलैप करेगा, अगर 2 बार ओवरलैप करता है, केवल 2 बार अगर क्या करेगा वो ऑक्टेमर को ओवरलैप करता है, तो वो जो संरचना बनती है उसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम बन गया है। फिर आप नीचे भी देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम बना हुआ है। इसे आप कई न्यूक्लियोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जो पूरी संरचना न्यूक्लियोसोम की बनती है ना, इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं, या उसे हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर की मोटाई कितनी होगी, लगभग 11 एनएम, ठीक है। तो इस प्रकार क्रोमेटिन फाइबर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक पॉइंट इसमें देखने जा रहे हैं कि देखिए, ये जो न्यूक्लियोसोम जो होता है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में आपको ये डीएनए का जो भाग दिख रहा है ना, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में क्या दिख रहा है, डीएनए का जो भाग दिखाई दे रहा है, इस डीएनए को भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं, लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है, लिंक करने का कार्य करता है। और लिंकर डीएनए पे ही ये H1 हिस्टोन प्रोटीन आकर क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। यानी कि H1 हिस्टोन प्रोटीन कहाँ लगे रहते हैं, लिंकर डीएनए के ऊपर ही आकर क्या होते हैं, ये चिपके रहते हैं, ताकि जो न्यूक्लियोसोम मॉडल की जो संरचना बनी है, ये कहीं खुल न जाए, ओपन न हो जाए, ठीक है। वो टाइटली क्या करते हैं, बांधने का, यानी कि उसको टाइट रखने का करते हैं, कौन, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन का विकार देख लिए, इसका रोल कहाँ होता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो लिंकर डीएनए होता है ना, उस लिंकर डीएनए के ऊपर क्या होता है, व्यवस्थित होता है, ताकि जो क्रोमेटिन फाइबर की संरचना है वह ओपन ना हो जाए, ठीक है, वो जटिलता से क्या रहे, बधी रहे, ठीक। तो इस प्रकार आप क्रोमेटिन की संरचना पढ़ ली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट डीएनए के बारे में, कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा कि ये क्रोमेटिन फाइबर होता क्या है, क्रोमेटिन फाइबर बनता कैसे है, क्रोमेटिन फाइबर को बनाने में कौन कौन सी संरचना भाग लेती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट होगा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का संगठन, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको बनाने में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। आपको पहले हम बताए हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, ठीक है। तो ये पहले हम लोग जान लेते हैं कॉमनली रूप से, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए जो होते हैं, इनको बनाने में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल पढ़ लेते हैं, इनको बनाने में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। तो इसमें पहला पदार्थ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस होता है। सेकेंड जो होता है
पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर होता है, पंचकार्बनिक शर्करा बोलते हैं इसे। और तीसरा होता है आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। आर्थोफास्फोरिक एसिड का H3PO4, ठीक है। आर्थोफास्फोरिक एसिड ये तीसरा कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो संगठन होता है यह कितने प्रकार के पदार्थों से बना होता है? 3 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट होता है नाइट्रोजिनस बेस, जिसे हम लोग नाइट्रोजनी की समक्षार्य भी कहते हैं। सेकेंड होता है पेंटोज शुगर, जिसे हम लोग पंचकार्बनिक शर्करा कहते हैं। और जो तीसरा होता है H3PO4, यानी कि जिसे हम लोग आर्थोफास्फोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग यह देखेंगे नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होती है, आर्थोफास्फोरिक एसिड क्या होती है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस, पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करते हैं। देखिए नाइट्रोजनस बेस जो होती है ना, ये भी कई प्रकार की होती है। नाइट्रोजनस बेस भी कितने प्रकार की? कई प्रकार की होती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि नाइट्रोजनस बेस होती क्या है, इनके प्रकार कितने हैं, और फिर से पेंटोज शुगर का कितना प्रकार होता है, वास्तव में इनका रोल क्या होता है, आर्थोफास्फोरिक एसिड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको सिंपली ये समझ लीजिए कि न्यूक्लिक अम्ल को बनाने में 3 संरचना भाग लेती है, जिसमें फर्स्ट होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, और दूसरा जो है पेंटोज शुगर होता है, और तीसरा जो होता है आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।